नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे और लॉकडाउन एक्सप्रेस से कुछ ना कुछ आप जरूर सीख पा रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे किसी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हमने क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल अलजेब्रा में स्टार्ट हुआ था उसको बेहतरीन तरीके से हमने ख़त्म किया है और उस पर बोर्ड के प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं। ठीक है, तो वो सुपर 5 सीरीज़ करके एक हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर उसको आप देख सकते हैं कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं क्या उसका एडवांटेज है, क्या बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कुछ दिन बाद हो सकता है कि टेलीग्राम पे मैं जो है एक क्या बोलता हूँ एक ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे जो बोर्ड के पेपर हैं उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लेके। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो था लीनियर इक्वेशन विद इन टू वेरिएबल में। आप देखे होंगे कि मैंने एक बेसिक क्लास जो है बना दी है और आप जरूर इससे क्वेश्चन को जरूर सीख पा रहे होंगे। तो लीनियर इक्वेशन पे एक बेसिक क्लास हो चुकी है, वहाँ मैंने बताया है कि एक जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशंस का वो इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। ये प्रीवियस क्लास में थोड़ा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा 20 से 30 सेकंड जो है हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन जरूर कर देंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ सीखा हुआ है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे आपको बताया है कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। और मैंने वहाँ पे बताया है कि कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस को लेके तो मैंने देखा कि कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कि ग्राफिकल मेथड में अगर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, अगर यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो ऑब्वियस बात है मैथमेटिक्स ये बोलता है कि आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का दो मेथड हमें सीखना है क्लास 10th में। पहला मेथड होता है क्या बेटा, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो हम अलजेब्रिक मेथड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी हमें ये सीखना है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या फिर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट इस तरीके से हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस में 3 केस हमेशा बनेंगे आपके। ठीक है, 3 केस पे ही मतलब पूरा एक तरीके से अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड जो है 3 केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होगा, या तो दोनों लाइन। अब जैसे क्या होता है कि जनरल लाइंस की थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस में जो जनरल लाइंस होती हैं वो क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल लाइन होता है, मान लो हमारा जो पहला जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है क्या बेटा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसे अगर देखा जाए तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझें, क्योंकि हमें पता है कि हम उसी चीज़ों को समझ पाते हैं जो हमें थोड़ा सा आसान लगती है। मतलब 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, कहने का मतलब है कि ये इसी का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो फिलहाल ये होता है जनरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और दो वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब है हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे। ठीक है, चलिए जब दो इक्वेशंस की बात करेंगे बेटा तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे कि दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, बोथ इक्वेशंस किस तरीके से होंगे। आप समझिए मेरी बात ध्यान से, बोथ इक्वेशंस किस तरीके से होंगे हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा, मतलब पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक इक्वेशन ले लिया, जैसे हमने कोई एक इक्वेशन ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक हमने इक्वेशन ले लिया 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कहने मतलब ये इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसी का एक जनरल फॉर्म है, क्योंकि ये अपने आप से नहीं बन गया, पहले ये आया होगा फिर ये बना होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। पेयर मतलब होता है कोई दो इक्वेशंस रहेंगे। अब ये ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि ये 3 चीजें हमें बहुत ही बेसिक तरीके से समझनी है। यहाँ पे पहला क्या होता है कि अगर दो लाइनें हैं, अब लाइन और इस लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें बड़ी कंफ्यूजन है कि सर बीच में आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की और फिर आप लाइन की बात करते हैं, तो एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देम क्या है। डिफरेंस ये है बेटा कि जो लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है
एक्चुअली में इसी को लाइन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? लाइन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है उसी को ही लाइन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। मतलब वो लाइन ऑफ इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, आगे हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है बेटा वो होता है ax + by + c = 0। तो अभी लाइन का जो इक्वेशन बनता है उसी को ही लीनियर इक्वेशंस में क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशंस का एक जनरल फॉर्म कहा जाता है। फिलहाल हम लोग लीनियर इक्वेशंस में है तो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा बेटा, ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हमें लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले लीनियर इक्वेशंस बताया, फिर लीनियर इक्वेशन से रिलेट करके मैंने आपको बताया कि वही जो है वो लाइन का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझ गए कि इसी को ही लाइन ऑफ इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए तुम्हें एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, और लाइन कहाँ से बनेगा? लीनियर इक्वेशन से बनेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है वो a1x + b1 + c1 = 0, और दूसरा क्या होगा, क्योंकि हमको पता है भाई दो वेरिएबल्स हैं तो ऑब्वियस बात है हमारे पास दो क्या होंगे? दो इक्वेशंस होंगे। तो a1x + b1 + c1 = 0, a2x + b2 + c2 = 0। ये आप हमेशा याद रखिए कि हमेशा जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशंस यही होता है। ठीक है, चलिए अब जब दो इक्वेशंस हैं, कहने का मतलब है दो तरीके की लाइन है, तो जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइनों में हमेशा तीन केस हमेशा बनेंगे। पहला केस क्या है हमारा? पहला केस है हमारा क्या बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दोनों लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा केस है क्या बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा केस है क्या बेटा? पैरेलल लाइन। तो अब हम विदाउट ग्राफ, मतलब बिना ग्राफ बनाए ही हम कैसे इसको समझ पाएंगे कि इस इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो आइए समझते हैं। अगर इस तरीके से अगर हमारा कोई इक्वेशंस अगर हमको देके रखा हुआ है तो क्या होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन अगर वो बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा हुआ है। इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए एक लाइन ऐसे चली गई और एक लाइन ऐसे चली गई, तो आपने देखा होगा कि ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि लाइन L1 और लाइन L2, ठीक है, लाइन L1 और L2 जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए उन्होंने एक केस बनाया हुआ है। ठीक है, क्या केस बनाया हुआ है? इन्होंने एक केस बनाया है कि अगर ये दोनों केस, मतलब केस 1 के लिए चलते हैं हम लोग, केस 1 के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, कहने का मतलब है अब a1 a2 क्या है बेटा? a1 x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर हम यहाँ फिर समझ लीजिए, जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो उस वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा, मतलब ये नहीं कि वो प्लस के साथ होगा तभी आप लिख लेंगे, ऐसा नहीं। तो a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में, a2 जो है वो x का कोफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में। तो अगर ऐसा केस बनता है तो ये लाइंस क्या होती हैं? इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इन इक्वेशन से जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या होगा? वो इंटरसेक्ट करेगा दूसरे को। तो ये हमेशा क्या होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी हमेशा। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो इसमें दूसरा क्या पॉइंट बना हमारा? एक यूनिक सोल्यूशन बनेगा हमारा। ठीक, तो पहले केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अगर कोई भी दो इक्वेशंस अगर हमको दिए गए हैं तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा। मतलब आज मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 की तरफ से चलते हैं। केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 ये बता रहा है कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको पता होगा कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। कोइंसिडेंट लाइन वो लाइंस होती हैं जब ओवरलैप्स हो जाए, मतलब एक लाइन आपकी ड्रॉ है और दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाए, उसे कहते हैं क्या? कोइंसिडेंट लाइन। जैसे मान लीजिए कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये लाइन L1 है, इसी के ऊपर जो हमारी दूसरी लाइन अगर ऐसे ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, मतलब पहली लाइन भी है दूसरी लाइन उसके ऊपर आ जाती है, तो ऐसा केस हमेशा कोइंसिडेंट लाइन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? एक से अधिक होंगे। तो केस नंबर 2 ये बताता है कि अगर a1/a2, मतलब बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट कब करेगी, कोइंसिडेंट कब रहेगी या फिर पैरेलल कब रहेगी। तो अगर a1/a2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब A1 A2 B1 B2 की बात तो हो चुकी है। कैसे? A1 और A2 x के कोफिशिएंट है, B1 B2 y के कोफिशिएंट है, और C1 और C2 क्या है बेटा? ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है C1 और C2। ठीक है, अगर ऐसा होता है मतलब तीनों का रेशियो अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि ये लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे। ठीक है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ऑब्वियस बात है, आपने देखा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? 1 2 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशंस होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशंस होंगे भाई साहब? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पे एक से अधिक पॉइंट मिल रहा है ना, इसका मतलब ये कैसे होंगे? ये में से इनफाइनाइट आपको शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा केस क्या हो सकता है? पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हो सकता है। मतलब कि ये जो दोनों इक्वेशंस आपको दिए गए हैं प्लॉट करने के लिए, ये पैरेलल कब बनेंगे? पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन इस तरीके से बनी है तो दूसरी लाइन इस तरीके से बनेगी। अगर ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन हमारा क्या है? इस तरीके से अगर L2 है, और इनके बीच का डिफरेंस, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा अगर सेम रहता है तो हमें पता है कि लाइन L1 जो है वो क्या है बेटा? वो लाइन L2 के पैरेलल है। तो जब दोनों लाइन मतलब ये पहली और ये दूसरी लाइन पैरेलल कब बनेगी? तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन बना के रखा है केस नंबर 3 के लिए। ठीक है, केस नंबर 3 के लिए क्या बनाया है? इन्होंने कहा कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए, मान लो बराबर हो गया, लेकिन वो जो है बेटा वो C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो, मतलब इसका रेशियो बराबर हो जाए, लेकिन वो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट के बराबर अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या बेटा? कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। पहली चीज, ठीक है, क्या होंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। दूसरी चीज, जब पैरेलल हो गई, जब एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक्स पॉइंट मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई भी इक्वेशंस दे के रखा हुआ है और डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वो लाइंस कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कब पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये समझिए कि आप इस कंडीशंस के बेस पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं। मतलब आपको क्या रहेगा? आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा इस तरीके से, ठीक, तो फिर क्या करेंगे आप इसको इस जनरल इक्वेशन से इक्वेट करके A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप उसको प्लेस करेंगे। अब प्लेस करने के बाद फिर आपको क्या पता चलेगा? आप पता चलेगा कि वो लाइंस किसमें और किस तरीके से होके जा रही है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक छोटा सा कोई एग्जांपल मैंने बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा। चलिए कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है? एग्जांपल जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 है। तीसरा क्या है? तीसरा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इनको थोड़ा हम समझते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इसी कंडीशंस के बेसिस पर। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम जो भी इक्वेशंस दिया गया है, अब जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया गया, हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये किस केस में आएंगे, मतलब ये लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या पैरेलल होंगी, क्या कोइंसिडेंट होंगी, या ये। आइए देखते हैं। पहले इनको क्या करेंगे? पहले इनको जनरल फॉर्म से इक्वेट करेंगे फटाक से। जनरल फॉर्म हमारा क्या है? हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगला क्या है हमारा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए इक्वेट करते हैं।
जब इक्वेट करेंगे बेटा तो हमने पाया क्या कि a1 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे भाई, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक तो है ही है फिलहाल, तो कितना हो गया ये 1 हो गया। b1 को अगर देखा जाए तो b1 से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो y से y कैंसिल आउट हो गया और b1 के प्लेस में यहाँ क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद c1 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसका मतलब है यहाँ जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। उस तरीके जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 इक्वल हो जाएगा क्या बेटा हमारा 3 हो जाएगा, और b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और b2 इक्वल हो जाएगा क्या 4, और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -20। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रेशियो निकालने की मतलब रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए रेशियो निकालिए पहले, क्योंकि विदाउट रेशियो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे कि किस केस में जाएगा, ठीक है। चलिए जब रेशियो को थोड़ा सा फाइंड आउट किए तो हमने निकाला, हमने क्या निकाला, हमने निकाला a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाला। तो a1 कितना है भाई, a1 है 1/3, ठीक है। a1 और a2 क्या है, a1 1 है, a2 3 है। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बेटा, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। अब b1 अपॉन b2 जब मैंने निकाला मैंने देखा क्या कि -2 और b2 वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर देखा जाए उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बेटा, c1 अपॉन c2 वैल्यू निकालेंगे। c1 क्या है 0 है और कितना है 20 है, तो इसकी वैल्यू तो क्या है भाई 1/3 है। इसको थोड़ा अगर सॉर्ट आउट किया गया तो -1/2 आया, क्यों, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आया, ठीक है। इसको जब मैंने सॉर्ट आउट किया तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि क्या ये दोनों बराबर हैं, और ये तो मैंने देखा कि ये पहले वाले केस में जा रहा था, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इस तरीके से मैंने लिखा। तो मैंने देखा कि a1 और a2 वैल्यू कितनी है 1/3 है, और b1 अपॉन b2 वैल्यू कितनी है -1/2 है। तो आप देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है। इसका मतलब है कि किस केस में चला जाएगा, ये चला जाएगा केस नंबर 1 में, जो ये बताता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप लिखेंगे कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। both lines are intersecting line and which have unique solution, मतलब इसके लाइन कैसे बनेंगे, इस तरीके से, ऐसे एक लाइन अगर आपका L1 है और एक L2 है तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन से ये बता सकते हैं। अब जैसे बाकी जैसे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं उसको आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना ना भूलें, ठीक। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगा उसको जनरल इक्वेशन से क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सभी के रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। और फिर ये देखेंगे क्या वो किस कैटेगरी में गिर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या है इक्वल नहीं आ रहा था, इसका मतलब पहले वाले केस में चला गया। तो जो पहले वाले केस में चला गया तो इसका मतलब है बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड व्हिच हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक। अगर नहीं आती हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। और जाते जाते अगर चीजें काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई है तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और कोशिश करें कि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जल्दी से जल्द हमें मिले, और जिनको जरूरत है उनको जरूर हमारे वहाँ तक हमारा वीडियो जरूर पहुँचाएं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत बच्चे ऐसे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही उनकी मदद करिए, ठीक है। थैंक यू।